हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आज की एक नई क्लास में। तो जो भी स्टूडेंट्स बीएससी फिफ्थ सेम में हैं उनके लिए आज का जो टॉपिक है मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो बिना देरी के क्लास को शुरू करते हैं। आज का ये लेक्चर आपके लगभग 15 नंबर पक्के करा सकता है अगर आप इसको ढंग से समझ लेते हो। ठीक है, तो आज हम पढ़ने वाले हैं टाइप ऑफ कैटालिस्ट। देखिए, अब थोड़ा हेल्थ ठीक ना होने की वजह से आपकी क्लासेस रेगुलर नहीं आ पा रही हैं, लेकिन प्रयास यही रहेगा कि आपकी क्लासेस को रेगुलर रखा जाए। पर डे आपकी क्लास मिलेंगी। अब आपको एक एक दिन में लगभग एक एक यूनिट कवर करा दी जाएगी, तो आप बिल्कुल निश्चिंत ना रहें। 10 से 12 दिन में हम सारा सिलेबस इम्पोर्टेंट वाला ख़त्म कर देंगे। ठीक है, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, तो हम पढ़ने वाले हैं टाइप ऑफ कैटालिस्ट। कैटालिस्ट का मतलब उत्प्रेरक। हमने पढ़ाया था पिछले लेक्चर में कि उत्प्रेरक क्या होते हैं। उत्प्रेरक जो होते हैं जो किसी अभिक्रिया के वेग को बदल देते हैं, घटा भी सकते हैं, बढ़ा भी सकते हैं, यानी अपनी प्रेजेंस से अभिक्रिया की गति को कम कर सकते हैं या ज़्यादा कर सकते हैं। ठीक है, अब हम इनके प्रकार पढ़ लेते हैं। तो इनका प्रकार, पहला प्रकार है पॉजिटिव कैटालिस्ट, यानी हमें उत्प्रेरक के प्रकार पढ़ने हैं। उत्प्रेरक कितने प्रकार के हो सकते हैं? तो पॉजिटिव कैटालिस्ट क्या होते हैं, ध्यान से सुनिए। जो उत्प्रेरक किसी अभिक्रिया के वेग को बढ़ा देते हैं, ऐसे कैटालिस्ट जो किसी रिएक्शन की वेलोसिटी को बढ़ा देते हैं, यानी उसके वेग को बढ़ा देते हैं, धनात्मक उत्प्रेरक कहलाते हैं, यानी पॉजिटिव कैटालिस्ट कहलाते हैं। पॉजिटिव का मतलब धनात्मक और धनात्मक का मतलब प्लस, यानी कोई चीज़ अगर बढ़ रही है तो वो पॉजिटिव है। यानी कि उत्प्रेरक एक ऐसे पदार्थ हैं जो पॉजिटिव उत्प्रेरक ऐसे पदार्थ हैं जो अभिक्रिया के वेग को बढ़ाते हैं। ठीक है, इसका एग्जाम्पल देखिए, H2+O2। अगर हम इसका H2 और O2 अगर हम जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को सूर्य के प्रकाश में खुला छोड़ दें तो जल का एक अणु बनने में 2 से 3 साल का वक्त लगेगा। लेकिन अगर हम वहीं प्लेटिनम धातु ले लें Pt, तो ये कुछ महीनों में या फिर कुछ सप्ताहों में ही बन जाता है। तो जो प्लेटिनम है इसने अभिक्रिया के वेग को क्या किया, इंक्रीज कर दिया, बढ़ा दिया। तो प्लेटिनम ही धनात्मक उत्प्रेरक का कार्य करेगा। ठीक है, किसका कार्य करेगा? धनात्मक उत्प्रेरक का। उसके बाद पढ़ लेते हैं एक और एग्जाम्पल, N2+H2। नाइट्रोजन की अभिक्रिया जब हाइड्रोजन से कराई जाती है तो हमेशा अमोनिया बनता है, बट इसके लिए भी कंडीशन है। जो अमोनिया है ये काफ़ी टाइम लेती है बनने में। अगर हम यहाँ Fe का यूज ना करें, Fe क्या है? लोहा। Fe क्या है? लोहा। अगर हम इसका यूज कर लेते हैं तो ये बहुत शीघ्रता के साथ पूर्ण हो जाती है और अमोनिया जल्द ही बन जाता है। तो Fe और Pt दोनों ही पॉजिटिव उत्प्रेरक का काम कर रहे हैं। ठीक है, धनात्मक उत्प्रेरक का। अब पढ़ लेते हैं आपका नेगेटिव कैटालिस्ट। नेगेटिव कैटालिस्ट, तो नेगेटिव कैटालिस्ट क्या होता है, बहुत ध्यान से समझना है। नेगेटिव का मतलब होता है माइनस, यानी घटना। अगर कोई चीज़ घट रही है तो वो नेगेटिव है। तो हम कहेंगे कि ऐसे कैटालिस्ट जो किसी रिएक्शन की वेग को कम कर देते हैं नेगेटिव कैटालिस्ट कहलाते हैं। ठीक है, जैसे कि अगर हम CH3 आप देख रहे होंगे, ये है क्लोरोफॉर्म। जो क्लोरोफॉर्म है ना, वो एक ऐसा पदार्थ है जो बहुत ही जल्दी ऑक्सीकृत हो जाता है। ठीक है ना, तो इसे ऑक्सीकरण से बचाने के लिए ना या तो रंगीन बोतलों में रख देते हैं जिससे इसका ऑक्सीकरण ना हो पाए, या फिर इसमें थोड़ा सा एथिल अल्कोहल मिला देते हैं जिससे कि इसका ऑक्सीकरण कम, हल्के हल्के होता है, बहुत ना के बराबर। तो जो एथिल अल्कोहल है C2H5OH, यहाँ ऋणात्मक उत्प्रेरक का कार्य करता है, यानी अभिक्रिया के वेग को घटा देता है। तो और जब इसका ऑक्सीकरण होता है तो बनती है फास्जीन गैस, COCl2। एक विषैली गैस है फास्जीन गैस। ये क्या है? फास्जीन गैस। इसका आप नाम भी लिख सकते हो, फास्जीन गैस। ठीक है, ये फास्जीन है और ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनता है। तो इस टाइप से ये अभिक्रिया संपूर्ण होती है। उसके बाद है इंड्यूस्ड कैटालिस्ट। इंड्यूस्ड का मतलब होता है प्रेरित और कैटालिस्ट का मतलब उत्प्रेरक। प्रेरित उत्प्रेरक क्या होते हैं, तो सुनिए ध्यान से। जब कोई रिएक्शन स्वतः पूर्ण नहीं होती, ऐसा है कोई रिएक्शन हो रही है और वो खुद से कंप्लीट नहीं हो पा रही है, अगर हम उसके संपर्क में कोई और रिएक्शन करा दें और रिएक्शन कराएं और उसकी दूसरी रिएक्शन को देखकर वह खुद भी कंप्लीट हो जाए, तो इसी घटना को हम इंड्यूस्ड कैटालिस्ट कहते हैं। यानी जो दूसरी अभिक्रिया है उसे, मतलब जो आपकी पहली अभिक्रिया थी वो हो नहीं रही थी, लेकिन जब उसके संपर्क में दूसरी अभिक्रिया कराई गई तो दूसरी अभिक्रिया को देखकर वह
प्रेरित हो गई और उसने भी अभिक्रिया कंप्लीट कर ली। तो यहाँ जो दूसरी अभिक्रिया है उसने एक इंड्यूस्ड कैटलिस्ट का कार्य किया, उत्प्रेरक उत्प्रेरक, ठीक है। इंड्यूस्ड का मतलब प्रेरित उत्प्रेरक का कार्य किया। तो देखिए ध्यान से, जब कोई रिएक्शन स्वतः पूर्ण नहीं होती तब दूसरी रिएक्शन द्वारा उसे प्रेरित किया जाता है और अभिक्रिया संपर्क में आते ही पूर्ण की जाती है, ठीक है। और अभिक्रिया संपर्क में दूसरी यहाँ ये लिखा है प्रेरित किया जाता है और अभिक्रिया संपर्क में आते ही पूर्ण हो जाती है। कौन सी वाली? पहली वाली। तब पहली अभिक्रिया के लिए दूसरी अभिक्रिया उत्प्रेरक का कार्य करती है, ठीक है। इस घटना को हम इंड्यूस्ड कैटालाइसिस भी कहते हैं, ठीक है। अगर क्वेश्चन आ जाए कि बताइए इंड्यूस्ड कैटालाइसिस क्या कहते हैं, इंड्यूस्ड कैटालाइसिस किसे कहते हैं, तो आप बता सकते हो, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। इसके लिए थोड़ा हमने एग्जाम्पल लिखा है, इसे आपको ध्यान से देखना पड़ेगा। यह लिखा है Na2SO3, ये है सोडियम सल्फाइड। जब हम इसका ऑक्सीकरण कराते हैं तो सोडियम सल्फेट मिलता है, लेकिन एक महान और सज्जन रिएक्शन है ये वाली Na3ASO3, ये है सोडियम आर्सेनाइड। ये क्या है? सोडियम आर्सेनाइड। इसका नाम आप लिख सकते हो सोडियम आर्सेनाइड। जब इसका ऑक्सीकरण कराया जाता है तो ये इसका ऑक्सीकरण नहीं होता, यानी नो रिएक्शन मिलती है। अब क्या होता है? अब ये होता है कि इन दोनों को हम संपर्क में ले आते हैं और संपर्क में लाते ही इसका भी ऑक्सीकरण हो जाता है, क्योंकि यहाँ वही वाला ऐसा हो जाता है, खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग बदलता है। तो इस रिएक्शन ने भी सेम इसके संपर्क में आते ही अपना रंग बदल लिया। तो देखिए क्या क्या हुआ, ध्यान से देखिए। अब देखिए ध्यान से, बट जब दोनों को मिलाकर एक साथ रिएक्शन कराई गई, या कह सकते हैं संपर्क में लाकर रिएक्शन कराई गई, तो क्या हुआ? Na2SO3 सोडियम सल्फाइड प्लस सोडियम आर्सेनाइड दोनों को मिलाकर जब इसका ऑक्सीकरण कराया गया तो सोडियम सल्फाइड मिला और आर्सेनाइड सल्फेट मिला, सोडियम आर्सेनेट, ठीक है। तो आपने देखा कि इसका ऑक्सीकरण हो गया। तो इसके लिए ये घटना क्या कहलाएगी? इंड्यूस्ड कैटालाइसिस। आगे बढ़ते हैं। थोड़ा सा मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक, इसे आप नहीं छोड़ें। अब पढ़ लेते हैं हम ऑटो कैटालिस्ट। ऑटो कैटालिस्ट क्या होता है? बहुत सिंपल है। ऐसी कैटालिस्ट, देखिए ध्यान से, ऐसी जो रिएक्शन स्वतः ही पूर्ण हो जाती हैं, यानी उन्हें किसी कैटालिस्ट की जरूरत नहीं होती। या फिर आप कह सकते हो कि अभिक्रिया के अंदर जो पदार्थ बनते हैं वो ही कैटालिस्ट का काम करते रहते हैं, ठीक है। जो रिएक्शन स्वतः हो जाए, कंप्लीट हो जाए, किसी की ज़रूरत ना पड़े, वो ही हमारी ऑटो कैटालिस्ट कहलाएंगे, क्योंकि उनमें जो प्रोडक्ट बनता है वही उत्प्रेरक का काम करता है। तो हमने एक एग्जाम्पल लिखा है, ये लिखा है हमने आर्साइन। ये क्या है? AsH3 क्या है? एरसाइन। आप इसका नाम भी लिख सकते हो, या हम इसको दूसरा और नाम भी दे सकते हैं, आर्सेनिक ट्राईहाइड्राइड, ठीक है। जब हम इसका अपघटन करते हैं या फिर हम कह सकते हैं विहाइड्रोजनीकरण करते हैं तो हमें आर्सेनिक मिलता है और हाइड्रोजन मिलता है। बट जो आर्सेनिक है यही हमारा उत्प्रेरक का काम करता है, तो ये स्वतः ही पूर्ण हो जाती है, इसलिए इसे जो यहाँ उत्प्रेरक बना स्वतः ही बना और इसने स्वतः ही काम किया, तो इसे हम कहते हैं ऑटो कैटालिस्ट, ठीक है। उसके बाद एक पॉइंट और आता है, ये पॉइंट मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये एग्जामिनेशन में आपको 100% मिलेगा, मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। ध्यान से देखना इसको, ओके। क्या है? कैटालिस्ट प्रमोटर। कैटालिस्ट प्रमोटर, कैटालिस्ट प्रमोटर का मतलब होता है, कैटालिस्ट का मतलब उत्प्रेरक और प्रमोटर का मतलब बढ़ाने वाला, वर्धक। तो उत्प्रेरक वर्धक क्या होता है? वर्धक का मतलब बढ़ाने वाला। तो आप सिंपल समझ सकते हो, जो पदार्थ किसी भी उत्प्रेरक की ताकत को बढ़ा देते हैं, उसके काम करने की क्षमता को बढ़ा देते हैं, तो उसे हम कैटालिस्ट प्रमोटर कहते हैं। ऐसे पदार्थ जो किसी कैटालिस्ट की कार्य करने की क्षमता को बढ़ा देते हैं, पावर को बढ़ा देते हैं, कैटालिस्ट प्रमोटर कहलाते हैं। ये रिएक्शन देखिए, N2+3H2, ये वही नाइट्रोजन और हाइड्रोजन वाली रिएक्शन है और बनेगा अमोनिया। यहाँ एक काम करता है पदार्थ, हमने क्या बताया था? Fe। यहाँ क्या काम करता है? Fe, ठीक है। यहाँ काम करता है आपका Fe, ओके। और अगर हम ये जो आप देख रहे हो रिएक्शन, इसमें ये Fe की प्रेजेंस में हो रही है। अब Fe जो है हमारा कार्य करते करते थक गया है, यानी इसकी काम करने की क्षमता थोड़ी वीक हो गई है, तो हम कोई एक ऐसा पदार्थ लेंगे जो इसकी अभी कार्य करने की क्षमता को बढ़ा दे। तो हम यहाँ लेंगे MO,
एमओ है मॉलिब्डेनम। क्या होता है? मॉलिब्डेनम। तो मॉलिब्डेनम अगर थोड़ा सा हम इसमें मिला देते हैं, एमओ मिला देते हैं, तो एमओ इसके लिए कैटालिस्ट प्रमोटर का काम करता है, यानी उत्प्रेरक वर्धक का कार्य करता है। तो एमओ यहाँ क्या कहलाएगा? उत्प्रेरक वर्धक। ठीक है। ठीक है, इसी प्रकार एक रिएक्शन और दिखा देते हैं आपको। ये रिएक्शन कैटालिस्ट पॉइजन का कार्य, अब ये लिखा है कैटालिस्ट पॉइजन। पॉइजन का मतलब विष या फिर जहर, जो उत्प्रेरक के लिए जहर का काम करेंगे। यानी खुद तो कुछ कर नहीं रहे हैं, लेकिन उत्प्रेरक को भी कुछ नहीं करने देंगे, यानी आप उसकी कार्य करने की क्षमता को घटा देंगे, ना के बराबर कर देंगे। जो पदार्थ उत्प्रेरक के कार्य करने की क्षमता को घटा देते हैं, कैटालिस्ट पॉइजन कहलाते हैं। ठीक है। तो इसके लिए एक एग्जाम्पल हमने रखा है, ये है नाइट्रोजन, ये है हाइड्रोजन। भैया एग्जाम्पल अमोनिया वाला, ये Fe की प्रेजेंस में हो रही है। ठीक है, रिएक्शन थोड़ा सा इसको आप देखो, ये Fe की प्रेजेंस में हो रही है। बट इसमें क्या हुआ कि जो Fe है ना, इसने अभिक्रिया तो करवाई, लेकिन इसमें एक पदार्थ हमने मिला दिया CO। ये है कार्बन मोनोऑक्साइड। ये क्या है? कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड। अब ये कार्बन मोनोऑक्साइड जब हमने इसमें मिला दिया, तो इसकी Fe की कार्य करने की क्षमता खत्म हो गई, या आप यूँ कहें कि इसकी कार्य करने की क्षमता ना के बराबर रह गई। तो इसने CO ने, कार्बन मोनोऑक्साइड ने Fe के लिए विष का कार्य किया, तो इसलिए इसको हम कैटालिस्ट पॉइजन कहते हैं। तो इस टाइप से हमने कैटालिस्ट के प्रकार समझे थे। तो अब पढ़ लेते हैं एंजाइम कैटालिस्ट। एंजाइम कैटालिस्ट क्या होते हैं? देखिए, एंजाइम कैटालिस्ट जो होते हैं, एंजाइम आपने कक्षा 9 या 10 में पढ़े होंगे, जब आप पे बायोलॉजी रही होगी। एंजाइम क्या होते हैं? आपके पदार्थ, मतलब आपके शरीर में जो ऑर्गेनिक सेल्स होती हैं, जो कोशिकाएं होती हैं, उनके अंदर पाए जाते हैं। जैसे आपने पढ़ा होगा कि हमारी लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है, और सब आपने कई सारे एंजाइम पढ़े हैं। ठीक है, आपने एमाइलेज, लाइपेज, ये सारे एंजाइम पढ़े हैं। जैसे आपके अग्नाशय से कौन से निकलते हैं, ठीक है, डाइस्टेज वगैरह, जो कुछ एंजाइम है आपके पेट में जो आमाशय से स्रावित होते हैं, काफ़ी एंजाइम होते हैं। तो ये एंजाइम क्या करते हैं कि आपकी, जैसे आपका पाचन हो रहा है, तो उसमें मिल करके उसकी कार्य करने, मतलब पाचन को और स्ट्रॉन्ग कर देते हैं, यानी पाचन की शक्ति को बढ़ा देते हैं। एंजाइम जब तक आपके भोजन में नहीं मिलेंगे, तब तक उसका पाचन संभव नहीं है। तो एंजाइम एक कैटालिस्ट का कार्य करते हैं। ठीक है। बट एंजाइम को हम दूसरे रूप में समझेंगे, ये तो आप बायोलॉजी के अनुसार देख रहे हैं। अब देखिए ध्यान से, एंजाइम क्या होते हैं, सुनिए ध्यान से। सभी जीव जंतुओं की कोशिका में पाए जाने वाले जटिल नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक पदार्थ क्या कहलाते हैं? आपके एंजाइम कहलाते हैं। एंजाइम कहलाते हैं। ठीक है, एंजाइम कहलाते हैं। तो एंजाइम कहलाते हैं। आप समझ गए होंगे एंजाइम क्या होते हैं। एंजाइम, अगर आप एक ये भी सोच रहे होंगे कि जटिल नाइट्रोजनिक पदार्थ होते हैं, वो तो प्रोटीन होते हैं, बट एंजाइम थोड़ा प्रोटीन से डिफरेंट होते हैं। ठीक है, तो समझ गए आप। बट ये कैटालिस्ट की तरह कार्य कम करते हैं। जब ये हमने लिखा है एंजाइम कैटालिस्ट, तो हमें कैटालिस्ट की तरह इसको यूज कैसे करना है, ध्यान से देखिए। जब किसी एंजाइम का कोलाइडी विलयन बनता है, तब वह कैटालिस्ट का कार्य करता है।
ठीक है, तो आप समझ गए होंगे कैटालिस्ट का कार्य कब करते हैं। ये कैटालिस्ट का कार्य जब करते हैं जब हम इनका कॉलाइडी विलयन बनाएं। अब देखिए ध्यान से, आपसे थोड़ा सा बायोलॉजी के बारे में इंफॉर्मेशन लेते हुए समझते हैं। जब हम खाना खाते हैं तो उसमें खाना जब पाचन शुरू होता है तो आपके मुंह से शुरू होता है और उसमें कुछ लार होती है ना, लार मिलकर जाती है, यानी खाना लसलसा हो जाता है। उसके बाद जब ये पेट में पहुंचता है तो उसमें से रस स्रावित होता है, ठीक है, जिससे पित्तरस यानी HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल वगैरह निकलता है। तो उससे जो एंजाइम निकलते हैं वो एक विलयन कॉलाइडी विलयन का निर्माण करते हैं, तभी वो एक उत्प्रेरक का कार्य करते हैं। यानी जब तक किसी एंजाइम का कॉलाइडी सॉल्यूशन नहीं बनेगा तब तक वो उत्प्रेरक का कार्य नहीं करेगा, ठीक है। तो इसके लिए थोड़ा एग्जाम्पल लिखते हैं। आपने चीनी तो सबने सुनी होगी, शुगर पढ़ा है ना, कक्षा 10 फर्स्ट सेमेस्टर में भी पढ़ाया था, सेकंड में भी पढ़ाया था अगर आपने लेक्चर्स देखे होंगे तो शुगर का फॉर्मूला क्या होता है, C12H2O11, C12H2211। ये क्या शुगर, इसे कहते हैं सुक्रोज। जब हम इसका जल अपघटन करते हैं, जल अपघटन इसका किया जाता है किसकी प्रेजेंस में, ध्यान से देखिए, ये प्रेजेंस होता है इन्वर्टेज एंजाइम, इन्वर्टेज एंजाइम की प्रेजेंस में जब इसका अपघटन किया। तो इन्वर्टेज क्या एक एंजाइम है, तो इसकी उपस्थिति में जब इसका अपघटन किया था तो हमारे लिए ग्लूकोज और फ्रक्टोज मिलते हैं, C12H12O6, ठीक है। ये ग्लूकोज है, ये फ्रक्टोज है। तो इन्वर्टेज एंजाइम की वजह से ही ग्लूकोज और फ्रक्टोज की बराबर मात्रा हमें मिलती है। कुछ मात्रा इसकी ज़्यादा, ग्लूकोज शायद ज़्यादा मात्रा में बनता होगा, बट ये सारी घटना इसका अपघटन इन्वर्टेज एंजाइम के कारण ही होता है, इसलिए इसको हम इन्वर्टेज शर्करा भी कहते हैं, ठीक है। ओके, क्वेश्चन पूछ ही आता है तो इसको आपको याद रखना है, ठीक है। उसी प्रकार सुक्रोज को इन्वर्टेज शर्करा कहते हैं, ध्यान रखना, ठीक है। तो हम इसको लिख देते हैं सुक्रोज, ठीक है, और इसी को इन्वर्टेज शर्करा कहते हैं। अब एक एग्जाम्पल और लिखते हैं, वो एग्जाम्पल ध्यान से देखना है। ये हमने लिख दिया ग्लूकोज। ग्लूकोज क्या है हमारा, एक ग्लूकोज आपका सुक्रोज से ही तो मिलता है। ग्लूकोज का हम जाइमेज एंजाइम की प्रेजेंस में इसका अपघटन कर दें, क्या कर दें, इसका हम अपघटन कर दें तो क्या मिलता है, तो आपका एथिल अल्कोहल C2H5OH प्लस कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। इसलिए जो आपका ग्लूकोज है, ग्लूकोज से एथिल अल्कोहल बनता है किसकी में, जाइमेज एंजाइम की उपस्थिति में। एक एंजाइम है ही जाइमेज, तो इसकी प्रेजेंस में ये बनता है और इसको इसलिए इसको हम बाइन स्प्लिट भी कहते हैं। ये बहुत विषैला होता है, ठीक है, पीने योग्य नहीं होता, इसलिए इसको हम बाइन स्प्लिट भी कहते हैं। तो इस टाइप से ये आपका यहाँ दो अणु मिल बनते हैं इसके। तो इस टाइप से एंजाइम का आप समझ गए होंगे, और बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। अगर आप स्टार्च का जल अपघटन कर दें तो आपको गैलेक्टोज वगैरह मिलते हैं, ठीक है। डाइस्टेज एंजाइम की उपस्थिति में भी स्टार्च का जल अपघटन किया जाता है तो आपका माल्टोज वगैरह मिलते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं, तो इस टाइप से है ये। ओके, तो आप एंजाइम कैटालिस्ट समझ गए।